अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन दिनों मेरी उम्र 12 बरस थी, पाशा भाई कॉलेज में पढ़ते थे। हम तब अपनी ज़मीनों के वस्त में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा भाई का ताल्लुक़ अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से ही शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। वो अभी कम उम्र थे जब भी वाले साहब ने उनको शहर भिजवा दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक शहर के तालीमी इदारों में तालीम पाई, सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दलेर था। ज़्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिनों वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चचाजाद भाई से ज़मीन के मामले में तनाज़ा हुआ, जिसमें 2 अफराद उनके मारे गए और हमारे भी 2 मज़ारे कत्ल हुए। कुछ अरसे बाद दोनों तरफ से फ्रीकैन ने मुकदमात तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रहीं। यूं दोनों घरानों के आपस में ताल्लुकात मुनक़ता थे और आना जाना ख़त्म हो गया था। इस वाक़े का इल्म भाई पाशा को नहीं था। वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया और बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे, गंदम की फसल कट चुकी थी, सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता। शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी। करीब ही एक मकान नजर आया, उधर चले गए। ये सबाहत खान का मकान था, जो वाले साहब के वही कज़न थे जिनके साथ तनाज़ा चला था। पाशा भाई बेशक गांव के रस्म व रिवाज से नावाकिफ थे। उनको बड़ों के झगड़ों से कोई दिलचस्पी ना थी। हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द सबाहत खान की ज़मीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर भाई आज उसी जानिब जा निकले थे। सामने उनको एक हवेली नज़र आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था, उस पर एक हौज़ बना था जिसमें पानी गिरता था। हौज़ के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न आंखों को चकाचौंध कर देता था। मेरे भाई को इल्म नहीं था कि ये सबाहत खान की बेटी कुंदन थी। भाई की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो पानी पीना भूल गए। वो उसे यकटिक देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि कुंदन की भाई से निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। भाई ने उसे सलाम किया तो उसने सवाल किया, क्या तुम साहबजाद के बेटे हो? शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे सुना है। पाशा नाम है ना? हाँ, मैं वही हूँ। तुम अगर वही हो तो हमारे ट्यूबवेल पर क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे ख़ानदान का तो आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे झगड़े से क्या? मैं तो इधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है, लेकिन कोई बर्तन नहीं है, कैसे पानी पीऊँ? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी। फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पीकर दिखाया। पाशा ने भी वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज पानी से उसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसकी ये अदा मेरे भाई के दिल में खुब गई। यूं पहली ही मुलाकात में उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मेरे बड़े भाई का ये रोज़ाना का मामूल हो गया कि वो छोटी बंदूक कंधे पर लटका लेते और सबाहत खान के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहां दोपहर को ये दोनों चुपके से मिल लेते थे। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस होने लगी। उनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में से किसी को हो गया तो उनकी खैर नहीं। दुश्मनी तो अलग बात, दोनों के ख़ानदान इंतहाई कदामत पसंद थे। हमारे यहाँ गाँव में तो लड़कों को भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों नाआक़बत अंदेश अपने अंजाम से ही बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की हालत ये थी कि उनको घर में एक पल भी चैन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते थे और कुंदन का घर भी उनकी ज़मीनों के बीच था, लिहाजा उनको मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। एक दिन मैंने खुद बड़े भाई को कुंदन से खेतों में बातें करते देख लिया। छोटी बहन होने के बावजूद उनको समझाया कि भैया, तुम इस लड़की से बातें ना किया करो, वो हमारे वालिद के दुश्मन की बेटी है। आखिर आपको उससे मेल जोल रखने की क्या ज़रूरत है? भाई बोले, छोटी तू चुप रह, तू बड़ी अक्लमंद हो गई है। मैं चुप नहीं रह सकती बड़े भैया, जबकि जानती हूँ कि कुंदन हमारे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। अगर दुश्मनी की बात ना भी होती तब भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपकी मंगनी आलिया से हो चुकी है। वो हमारे चचा की बेटी है और ये पत्थर पर लकीर है। बड़े भाई ने मेरी बात सुनी तो उनका चेहरा गहरी सोच से सांवला हो गया। इस बात का कुंदन को इल्म था, फिर भी वो अपने कदम रोक ना पा रही थी। इसके बाद मैंने एक रोज़ बड़े भाई को वालिदा से ये कहते सुना कि मैं आलिया से मंगनी पर खुश नहीं हूँ,
क्योंकि ये मंगनी मेरे बचपन में की गई थी। वालिदा ने जवाब देने की बजाय कानों को हाथ लगा दिए, मतलब कि मंगनी तोड़ने का अब सोचना भी नहीं, और कहा किसी के सामने आइंदा ये बात ना करना। भाई को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे, आखिर ये कौन सा तरीका है कि औलाद से पूछे बगैर उसकी मर्जी जाने बिना रिश्ता तय कर दिया जाए। अब बड़े भैया चाहते थे कि किसी सूरत आलिया से मंगनी ख़त्म हो जाए। दिल में बगावत उभर रही थी। उनका मन करता कि सारे ख़ानदान से टकरा जाएं। वो बहुत उलझे हुए और परेशान रहने लगे। तभी एक रोज़ मैंने उनसे कहा, बड़े भैया, इस तरह परेशान रहने से तो आप कुछ भी हासिल न कर सकोगे। मैं बड़े भैया के सामने हाथ जोड़कर बात करती थी, मुबादा गुस्सा करें, और वाले साहब का भी डर था कि कहीं उनके कानों भनक ना पड़ जाए। भैया भी इस अमर को बखूबी समझते थे, लिहाजा वो मेरी बात सुनकर खामोश रहते। देखते देखते भाई बेजान दिखने लगे। अब बहुत मजबूर से नजर आते थे। मैं जान चुकी थी कि कुंदन को जहन से निकालना उनके बस की बात न रही थी। हम अब वक्त उसी के बारे सोचते रहते। छुट्टियां ख़त्म हो रही थीं। तभी वो एक रोज़ सबाहत की ज़मीनों की तरफ गए और कुंदन से मिले। कहा कि शायद मैं तुमको हासिल ना कर पाऊँ, लिहाजा तुम मेरा इंतज़ार मत करना। इम्तिहान देने के बाद मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चला जाऊँगा। भाई की बात सुनकर वो बहुत रोई। वो बहुत दिल गिरफ्ता और उदास थी। बड़े भाई शहर चले गए। उन्होंने इम्तिहान दिया और जब घर लौटे तो अम्मी जान से इस बारे आखिरी बार बात की। अम्मी ने उनको बावर कराया कि तुम भूल रहे हो, रिवायात के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि जहाँ दुश्मनी चल रही हो वहाँ से लड़की का रिश्ता तलब किया जाए और ख़ानदान की लड़की से देरीना मंगनी को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा हम सब की तबाही का बायस होगा, लिहाजा दोबारा ये बात सोचना भी नहीं। मायूस होकर बड़े भाई ने सर झुका लिया और वालिदा से रकम लेकर शहर चले गए। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बिल्कुल ही चुप साध ली और एक बार वालिदा को फ़ोन के बाद दोबारा बात ना की। 3 साल तक घर वालों से सरसरी राब्ता रखा। इम्तिहानात के बाद वो किसी और जगह चले गए। किसी को कुछ ना बताया कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं। 4 साल तक उनका कुछ पता ना चला कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। उन्होंने सोचा होगा कि घर और वतन से दूर जाकर वो जब एक नई दुनिया में चले जाएंगे तो कुंदन को भूल जाएंगे। इसी सबब खुदा जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी और वतन ना लौटे। भाई को गए 4था साल था जब एक दिन वालिद ने बताया कि सबाहत खान से उनकी सुलह के लिए बातचीत हो रही है, जिसके बाद दोनों ख़ानदानों में कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। ये बात खुशकुन थी क्योंकि हम सब दुआ करते थे कि सुलह हो ताकि आइंदा खून खराबे की नौबत ना आए। सुलह हो गई। तय पाया कि इस सुलह को मजबूत करने के लिए सबाहत खान की बेटी कुंदन की शादी मेरे छोटे भाई बख्त पाशा से होगी। बड़े भाई तो जाने कहाँ रूपोश हो गए। सो अब हम लोगों की तमाम खुशियाँ छोटे भाई से वाबस्ता हो गई थीं। यूँ कुंदन जिसकी खातिर बड़े भैया ने बिन बांस लिया था, उसकी शादी बख्त पाशा से हो गई। ये सुलह की खातिर फैसला हुआ था और बरादरी की मौजूदगी में मर्दों में हो गया। वालिदा इस मामले बारे कुछ ना बोल सकती थी। शायद यही तकदीर में लिखा था। कुंदन हमारे घर में बहू बनकर आ गई और अब हमारे घर उनकी इज्जत और मेरी भाभी थी। उसने ना जाने कितनी दुआएं की थीं कि वो हमारे घर की बहू बने। खुदा ने उसकी दुआएं सुन ली, लेकिन जिसकी दुल्हन बनना चाहती थी उसकी ना बन सकी। बड़े भाई अगर राब्ते में होते या वतन में मौजूद होते तब शायद उनकी ही मुराद बराती, मगर वो तो लापता थे और ये उनकी गलती थी। कुंदन पर खुदा जाने क्या बीती होगी, मगर वो मजबूर थी कि उसके वालिद एक सख्त गरबाब थे। वो उनके सामने मुंह भी नहीं खोल सकती थी। मैं जानती थी अपनी भाभी का दुख, लेकिन मैं भी एक मजबूर लड़की थी। मेरे सीने में एक राज दफन था। उस राज को किसी के आगे अफशा करने का मुझे हौसला न था, जबकि एक बड़े दुश्मन से सुलह होने का मुआहिदा तय हुआ था। माँ भी इसी सबब से चुप रहीं। छोटे भाई की शादी के 7 बरसों बाद बड़े भैया ने हमसे राब्ता किया। हम सब बहुत खुश हुए कि वो खैरियत से और ज़िंदा सलामत रहें। यह ख़त उन्होंने सऊदी अरेबिया से लिखा था, जहाँ वो उम्रे के वीज़े पर गए थे। घर वालों ने फ़ौरन राब्ता करके इसरार किया कि घर आ जाओ। तब वो वतन को रवाना हो गए। दिल में तरह तरह के ख्यालात समाये हुए थे। तमाम रास्ता सोचते आए कि खुदा करे कुंदन की शादी ना हुई हो। गर्चे यह नामुमकिन बात थी और उनकी मंगेतर आलिया अभी तक गैर शादीशुदा थी। भैया ने यह सोच लिया था कि अगर कुंदन की शादी हो चुकी होगी तो वो उनके इलाके की तरफ ना जाएंगे। इन्हीं ख्यालात में गुम घर पहुंचे। पूरा ख़ानदान इस्तकबाल को पुरजोश और बेकरार था।
हर आंख नम थी, मैं खुद भी रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे जो उनको मुद्दत बाद देखने से बह निकले थे। जब वो सबसे गले मिल चुके तो वालिदा पाशा को हाथ पकड़कर कमरे में ले आईं। कहा कि अपनी भाभी से सब्र तहम्मुल के साथ मिलना। ऐसा हमने मजबूरन किया क्योंकि ये रिश्ता किए बगैर सबाहत खान से दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती थी। पाशा बहुत खुशी के साथ अपनी भाभी के स्वागत को उसके कमरे में वालिदा के हमरा गए, मगर चेहरे पर नज़र पड़ते ही उनके दिल की मौत वाक़े हो गई। जैसे जल्जला आकर सभी कुछ खंडर बना गया। ऐसे उनकी रूह में धमाका हुआ कि जिसकी आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। वो जहाँ खड़े थे वहीं झूल गए। वालिदा थाम ना लेती तो गिर पड़ते। मैं और अम्मी उनको उनके कमरे में ले गए। वो बिस्तर पर लेट गए और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। अम्मी से कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद करती जाएं, मैं सोना चाहता हूँ। वो यकीनन अपने आंसू छुपा रहे थे कि जिनकी वजह से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वालिदा को भी मालूम था कि उनके बेटे पर कौन सी क़यामत गुजर गई है, लिहाजा उन्होंने पाशा भाई से कोई कलाम नहीं किया। कुंदन ने मेरे बड़े भाई को देखकर नज़रें झुका ली थी। 2 दिन भैया अपने कमरे में रहे। तबीयत की खराबी तो एक बहाना थी। बिलाखिर सब घर वाले खैरियत दरियाफ्त करने उनके कमरे में गए। अब घर वालों ने उनको घेर लिया। सभी की ज़ुबान पर यही एक सवाल था कि सच बताओ, घर से क्यों और किस से नाराज़ होकर गए थे। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब भाई के पास नहीं था। बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी की खातिर दुनिया की खाक नहीं छानी। अब तक मैं यही सोच रही थी कि काश बड़े भाई इस तरह घर छोड़कर ना जाते तो शायद वालिदा कोशिश करके उनका रिश्ता कुंदन से करवा देती कि वालिदा को उनकी खुशी प्यारी थी और दुश्मन से सुलह, आलिया से मंगनी ख़त्म करने का बहाना बन सकती थी। अब घर में रहना पाशा भाई के लिए किसी अजाब से कम ना था। बरसों बाद घर लौट कर आना, मगर माँ की रियाजत फीकी पड़ गई कि वो यहाँ मुद्दत बाद आकर भी खुशी का मुँह ना देख सके। बेशक कुंदन भाभी भी ऐसे ही अजाब में गिरफ्तार थी, मगर वो तो सुलह के बदले आई थी। वो औरत थी जिसको अपने जज्बात छुपाने की तरबियत बचपन से मिली थी। माँ ने इसरार किया कि अब बड़े बेटे का घर बस जाना चाहिए। मंगेतर को अभी तक उनका इंतज़ार था। भला उस बेचारी का क्या कसूर था। वालिद, चचा और ख़ास तौर पर चची बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। माँ ने पाशा भाई से कहा, बेटा अब तुम किस सोच में हो, अपने चाचा और मंगेतर पर रहम करो। इस फ़र्ज़ को अदा होने दो ताकि हम तेरा सेहरा सजाने की तैयारियां करें। बड़े भैया शादी ना करना चाहते थे, वो तो अब यहाँ रहना ही ना चाहते थे, मगर माँ के आंसुओं ने मजबूर किया। आप क्या जाने देहाती माहौल और देहात के बाशिंदे कैसे होते हैं। बहरहाल भैया बोले, ठीक है माँ, तुम अपनी खुशी पूरी करो, मेरे सर पर सेहरा बांध लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे वापस जाना ही है। फिर मुझसे शिकायत मत करना, मुझे बद्दुआ भी मत देना। बेटा कौन सी ममता होगी जो अपने लखते जिगर को बद्दुआ देगी। तुम एक बार अपनी मंगेतर को दुल्हन बना लो, बेशक उसके बाद जहाँ चाहो चले जाना। कम से कम वो कंवारी से ब्याही तो कहलाएगी। तेरा चाचा सुकून से तो मर सकेगा। बड़े भैया ने वालदैन की खुशी के लिए उनके मजबूर करने पर सेहरा बांध लिया और आलिया मेरी भाभी बनकर आ गई। क्या बताऊं कि वो उस दिन कितनी खुश थी जिस रोज़ दुल्हन बनी थी। इस खुशी से उनके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। बाज़ लोग बड़ी मुद्दत तक खुशियों का इंतज़ार करते हैं, मगर ये खुशियाँ आर्जी होती हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए उनकी खुशी के फूल खिलते हैं और फिर दिल की कलियाँ मुरझा जाती हैं। ऐसे ही नसीब हमारी आलिया भाभी के थे। वलीमे के बाद बड़े भैया ने अपना बैग तैयार किया और किसी को भी खुदा हाफिज कहे बगैर चले गए, और वो आज तक वापस नहीं लौटे। 30 बरस गुजर गए। कौन जाने हमारी आलिया भाभी ने ये मुद्दत, ये पहाड़ से साल कितनी सदियां समझकर गुजारे हैं। ये तो उन्हीं का दिल जानता है कि जिनको अब सभी नसीबों जली कहते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि पाशा ने आलिया से शादी करके गलत किया या उसके घर वालों ने पाशा से गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।